मेरी ज़िंदगी की कहानी में ये एक वाक़या ही है जिससे ना सिर्फ़ मेरी पूरी ज़िंदगी बदलती थी बल्कि मुझे ये बात कभी नहीं भूलेगी। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगी। मेरा नाम मरियम है और मैं एक नर्स थी। हमारे पूरे ख़ानदान में नर्स का काम किसी ने नहीं किया था। हाँ, डॉक्टर्स बहुत थे और लड़की ही ज़्यादा डॉक्टर्स थीं। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन मेरे माँ-बाप के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही मेरे अंदर इतना हौसला था। यानी कि मैं भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकी और कोशिश मैंने बहुत की लेकिन डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। मैट्रिक साइंस किया था और एफएससी भी इसीलिए कि मैं डॉक्टर बन सकूं। वो तो ना बन सकी लेकिन मेरा मैट्रिक साइंस और एफएससी काम आ गया। नंबर मेरे उसमें तो ठीक ठाक ही थे जिसकी वजह से मुझे नर्स की नौकरी मिल गई। जब मुझे पहली बार अस्पताल में कदम रखने का मौका मिला तो दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नई दुनिया में दाखिल हो रही हूँ। सफ़ेद दीवारें, लंबी राहदारी और हर तरफ दौड़ते हुए लोग, हर चेहरे पे संजीदगी और जिम्मेदारी का बोझ साफ नजर आता था। मैंने सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी, लेकिन दिल के अंदर एक सुकून भी था कि शायद मैं डॉक्टर ना बन सकी लेकिन लोगों की खिदमत का रास्ता तो मिल गया है। पहले दिन जब मुझे वार्ड में भेजा गया तो वहाँ का मंजर देख के मैं चंद लम्हों के लिए रुक गई। हर बेड पे एक कहानी थी, कोई दर्द से कराह रहा था, कोई खामोशी से छत को तक रहा था और कोई अपने प्यारों के साथ उम्मीद का दामन थामे बैठा था। मुझे अपना पहला मरीज याद है। वो एक बूढ़ी औरत थी, उसके चेहरे पे कमजोरी थी मगर आंखों में अजीब सी रोशनी थी। मैं उसके पास गई तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथ ठंडे थे मगर उसके लम्स में अपनायत थी। उसे धीमी आवाज में कहा, बेटी तुम नई हो ना? मैंने सर हिला दिया। उसे मुस्कुरा के कहा, डरना मत, यहाँ सब सीख जाते हैं, बस दिल मजबूत रखना। उस एक जुमले ने जैसे मेरे अंदर हिम्मत भर दी। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि शायद मेरा रास्ता गलत नहीं था। शायद ये काम ही मेरे लिए लिखा गया था। मैं पूरा दिन काम में लगी रही, दवाएं देना, मरीजों का ख्याल रखना, उनके दुख को समझने की कोशिश करना। शाम तक थकन तो बहुत थी लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून भी था। उस दिन जब मैं घर वापस आई तो मैं वो मरियम नहीं थी जो सुबह निकली थी। मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। एक एहसास, एक जिम्मेदारी और एक नया हौसला पैदा हो चुका था। और मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब एक नए रुख पे चल पड़ी है। लेकिन मेरे ख़ानदान में उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता था। लोग कहते थे कि नर्सें तो बदकिरदार होती हैं, ख़राब होती हैं, लोगों की गंदगी उठाती हैं, लोगों का बचा-कुचा खाती हैं, लोगों से मुबारकियाँ माँगती हैं और नर्स का काम बहुत ही गंदा, नीच और छोटा काम है। और ये कोई काम है भला करने वाला? क्योंकि हमारे ख़ानदान में जितनी भी मेरी कज़न थीं, वो सब डॉक्टर बनी थीं। वो कहती थीं, हम तो नर्सेज़ को कुछ समझते ही नहीं, हमारी तो नौकरानी है, हमारी तो कनीज़ें होती हैं, डॉक्टर साहिबा करती हैं, पीछे-पीछे रहती हैं। अस्पताल में ही डॉक्टर्स के साथ उनके चक्कर होते हैं, वार्ड बॉय के साथ चक्कर होते हैं, पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ वो सुनाया करती थीं, जिसकी वजह से मेरी भी इज़्ज़त ख़राब हुई, जबकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। जब भी किसी फैमिली फंक्शन में जाती तो लोगों की नज़रें बदल जातीं, कोई सीधा बात नहीं करता था। कुछ औरतें मुझे देख के एक-दूसरे के कान में सरगोशियाँ करतीं और फिर हँसी दबा लेती थीं, जैसे मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। मुझे वो लम्हे बहुत भारी लगते थे, दिल करता था कि वहाँ से उठ के चली जाऊँ लेकिन फिर खुद को संभाल लेती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं गलत नहीं हूँ। कुछ रिश्तेदार तो खुल के बात करते थे, कहते थे, ये कैसा काम चुन लिया है तुमने? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सब सिखाया है क्या? कोई इज्जत वाला काम नहीं मिला था तुम्हें? मैं खामोश खड़ी रहती, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, या शायद मैं जवाब देना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जो लोग पहले से फैसला कर चुके हों उन्हें समझाना बेकार होता है। घर के बाहर निकलती तो मोहल्ले की औरतें भी पीछे बातें करती थीं। कोई कहता, देखो यही है वो लड़की जो अस्पताल में काम करती है, अकेली जाती है, अकेली आती है, पता नहीं वहाँ क्या करती होगी। हर कदम पे जैसे एक साया मेरे साथ चलता था, लोगों की बातों का साया जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मैं जब अस्पताल जाती तो अपने काम में खुद को डुबोने की कोशिश करती, वहाँ कम से कम मुझे अपने होने का मकसद नजर आता था, लेकिन जैसे ही वापस घर आती तो वही बातें, वही नजरें मेरा पीछा करने लगती। मेरे लिए सबसे मुश्किल वो वक्त होता था जब मेरी अपनी कजन्स मुझे नीचा दिखाती। वो हंसती थीं और कहती थीं, तुम तो बस हमारे पीछे पीछे घूमने के लिए बनी हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम डॉक्टर हैं और तुम सिर्फ एक नर्स हो। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लगती थी लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी, बस खामोशी से सब सुनती थी और अपने आंसू अंदर ही अंदर पी जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं टूट गई तो शायद दोबारा खड़ी ना हो सकूं। बात यह नहीं थी कि मेरे खानदान की औरतें पहले अकेली आती जाती नहीं थी,
बात ये थी कि हम लोग गरीब थे और गरीब बंदे के घर पे बातें करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मदद करने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन बस इंतज़ार में रहते हैं कि कहीं से उनका पाँव फिसले, कोई उल्टी-सीधी बात हो और हमें तबसरे पास करने का मौका मिले। मैंने अपनी आँखों से ये सब देखा था। अमीर रिश्तेदारों की लड़कियाँ भी अकेली आती-जाती थीं, वो भी बाहर काम करती थीं, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता था। उनकी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता था, जैसे वो सब कुछ करने का हक रखती हों, लेकिन मेरे लिए हर चीज़ अलग थी। मेरे हर कदम पे नज़र रखी जाती थी। मैं कब घर से निकली, कहाँ गई, किससे बात की, कब वापस आई, ये सब जैसे लोगों के लिए एक तमाशा बन चुका था। घर के बाहर निकलते ही मुझे महसूस होता था जैसे कई आंखें मेरा पीछा कर रही हों, जैसे हर कोई मुझे जांच रहा हो और मेरे अंदर कोई खामी तलाश कर रहा हो। मोहल्ले की गलियां जो पहले आम लगती थीं, अब मुझे तंग महसूस होने लगी थीं। हर दरवाजे के पीछे जैसे कोई बैठा हो जो मेरे गुजरने का इंतजार कर रहा हो और फिर मेरे बारे में बातें शुरू कर दे। सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती थी कि जब कभी घर में कोई मसला होता तो कोई मदद के लिए नहीं आता था। सब खामोश रहते थे, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी बात होती तो सबके पास वक्त होता था बातें करने का। मुझे याद है, एक दिन मैं थकी हारी अस्पताल से वापस आई थी। मेरे कदम भारी थे और दिल भी बोझल था। लेकिन जैसे ही मैं गली में दाखिल हुई तो दो औरतों की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। वो मेरे बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी, देखना, एक दिन ये लड़की ज़रूर कोई ना कोई मसला खड़ा करेगी। ऐसे काम करने वाली लड़कियां सीधी नहीं होती। मैंने सर झुका लिया और तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गई। उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था। मुझे लगने लगा कि शायद गरीब होना ही सबसे बड़ा कसूर है। यहाँ ना इज्जत मिलती है, न सहारा। बस हर वक्त एक इम्तिहान होता है, लोगों की बातों का, उनकी नज़रों का। मैंने कई बार सोचा कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन फिर अपने माँ बाप का ख्याल आ जाता था। उनकी थकी हुई आंखें, उनकी उम्मीदें मुझे रोक लेती थीं और मैं खामोशी से सब बर्दाश्त करने लगती थी। क्योंकि लोगों की बातों की वजह से मैं अपना कारोबार, अपना रोजगार क्यों खराब करती भला। नर्स का काम शुरू किए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन असल मसला मेरी ज़िंदगी में तब शुरू हुआ जब मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आ गया। वो मेरी ज़िंदगी में तो नहीं आया था, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए ज़रूर आया था। उसका नाम मुनीब था। वो मेडिकल स्टोर में काम करता था, यानी जो अस्पताल का अपना मेडिकल स्टोर था वहाँ पे काम करता था। आते जाते मुझे देखता, पहले पहल मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अस्पताल में बहुत से लोग आते जाते थे, हर एक का अपना काम था। मैं भी अपने काम में मसरूफ़ रहती, इसलिए मैंने उसकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे महसूस होने लगा कि उसकी नज़रें आम नहीं हैं। वो बार बार मुझे देखता है, जैसे किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हो या जैसे किसी इरादे के साथ मुझे देख रहा हो। जब भी मैं वार्ड से निकल के अद्वियात लेने जाती या किसी मरीज के लिए पर्ची लेके उस स्टोर की तरफ जाती तो वो वहां मौजूद होता। उसकी आंखें फौरन मेरी तरफ उठ जाती और वो एक लम्हे के लिए ठहर के मुझे देखता रहता। उसकी नज़रें मुझे बेचैन करने लगती थी। मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करती और वहां से वापस आ जाती। पहले मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन औरत का दिल जल्दी पहचान लेता है। कुछ दिनों के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई मुझे गौर से देखता है। उसके अंदाज में एक अजीब सा तसलसल था, जैसे वो हर रोज़ इस लम्हे का इंतज़ार करता हो। जब भी मैं उसके सामने से गुजरूं वो अच्छे घर का लड़का लगता था। उसके कपड़े साफ होते थे, उसका अंदाज सीधा सादा था, चेहरा भी खूबसूरत था और जवानी उसके चेहरे से ज़ाहिर होती थी। लेकिन इस सब के बावजूद उसकी नज़रें मुझे खटकती थीं, क्योंकि उनमें एक ऐसा मतलब छुपा होता था जो मुझे पसंद नहीं था। एक दिन जब मैं मामूल के मुताबिक वहां गई तो उसने हिम्मत करके मुझसे बात कर ली। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी, लेकिन अल्फाज वाजे थे। उसने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप, मुझे अपना नंबर दे दें, हम दोस्ती कर लेते हैं, कुछ दिन बातें करेंगे, फिर मैं आपके घर रिश्ता भेजूंगा। उसकी बात सुन के मेरे अंदर एकदम गुस्सा भर गया। मुझे उसका अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर वो सीधे तरीके से बात करता, सिर्फ ये कहता कि वो रिश्ता भेजना चाहता है, तो शायद मैं उसकी बात सुन लेती, लेकिन उसे दोस्ती और बातों का जिक्र करके सब कुछ खराब कर दिया। मैंने फौरन उसे सख्त लहजे में जवाब दिया और कहा, दोबारा अगर तुमने इस तरह की बात की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेरी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि वह फौरन खामोश हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने नजरें झुका ली। उस दिन के बाद उसने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन उसकी नजरें अब भी मेरा पीछा करती थीं। वो दूर से मुझे देखता था जैसे अपने दिल के हाथों मजबूर हो, लेकिन मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। अस्पताल में कुछ और नर्सें भी थीं जो उसके बारे में बातें करती थीं। वो उसके पीछे थीं और खुल के कहती थी कि अगर वो उन्हें लिफ्ट कराए तो वो फौरन उसके सामने झुक जाएंगी। वो हंसती थीं और उसके नाम पे बातें करती थीं जैसे ये कोई मामूली बात हो।
मैं उनकी बातें सुनती थी और खामोश रहती थी। मुझे उनकी सोच अजीब लगती थी, मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं ना तो किसी की तवज्जो की मोहताज थी और ना ही किसी लड़के की लिफ्ट की मुंतज़िर थी। कई बार दिल में ख़्याल आया कि उन्हें बताऊं कि वो लड़का मुझसे बात कर चुका है, लेकिन फिर मैं रुक जाती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मेरी बात को मजाक बना देंगी। वो यही कहेंगी कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो ऐसे मौके को छोड़ रही हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं थी, मैंने अपनी इज्जत को हमेशा सबसे ऊपर रखा था। मैं जानती थी कि एक गलत कदम मेरी सारी मेहनत को ज़ाया कर सकता है, इसलिए मैंने अपने और उसके दरमियान एक हद खींचती थी जिसे मैं किसी सूरत अबूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला यही ख़त्म नहीं होगा, बल्कि यही वो नुक्ता था जहाँ से मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था। गलत ये बात नहीं थी कि वो मेरे घर रिश्ता भेजना चाहता था। गलत बात ये थी कि अगर वो रिश्ता भेज देता सही तरीके से भी, तो मेरे ख़ानदान वालों ने तो यही कहना था कि ये दोनों एक ही जगह पे काम करते थे। उन्होंने पहले नैन मटक्का किया है आपस में, सारे मामला तय किए हैं और फिर अरेंज मैरिज का रंग दे रहे हैं इस चीज़ को। उनका कोई चक्कर है और मेरे माँ बाप की इज्जत खराब हो जानी थी। इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से मेरी या मेरे माँ बाप की इज्जत पे कोई भी बात आए। आजकल वैसे भी मुनीब दिन में दिखाई नहीं देता था। पता चला कि मुनीब की भी नाइट ड्यूटी लगी हुई है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, दिन में भी दिखाई नहीं देगा और दिखाई नहीं देगा तो कोई बात भी नहीं करेगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुश्किल तब शुरू हुई जब मेरी भी नाइट ड्यूटी लग गई। मेरी पहली दफ़ा नाइट ड्यूटी लग रही थी। उस दिन जब लिस्ट लगी तो मैंने दूर से ही अपना नाम देखा। दिल एकदम से धड़क उठा जैसे किसी ने सीने पे बोझ रख दिया हो। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रह गई, कागज़ की उस लिस्ट पे नज़रें जमाए जैसे शायद नाम बदल जाए या मैं गलत देख रही हूँ। मैं सीधी इंचार्ज के कमरे की तरफ गई। दरवाजे के बाहर कुछ देर रुकी, फिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और वो फाइलों में मसरूफ़ बैठी थी। मैंने धीमी आवाज में कहा कि मेरी नाइट ड्यूटी ना लगाई जाए। उन्होंने सर उठा के मुझे देखा, उनके चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने सीधा सवाल किया, क्यों, क्या मसला है? ना तुम शादीशुदा हो ना बच्चे हैं, फिर क्या बहाना है? मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मैंने कहा मुझे घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं है, मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, फिर तुम नौकरी छोड़ दो। यहाँ हर किसी को नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है और तुम्हारी तो पहली दफ़ा लगी है, इतने अरसे से तुम बची हुई हो, अब तुम्हें भी करना पड़ेगा। उनकी बात सुन के मेरे अंदर एक अजीब सी बेबसी पैदा हो गई। मुझे साफ नजर आ रहा था कि यहाँ मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मैंने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दोबारा फाइल की तरफ देखना शुरू कर दिया जैसे बात खत्म हो चुकी हो। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। राहदारी में चलते हुए मेरे कदम भारी हो गए थे। हर कदम के साथ एक फिक्र बढ़ती जा रही थी। अस्पताल की दीवारें जो मुझे पहले अपनी लगती थीं, अब अजनबी महसूस होने लगी थीं। हर चीज़ बदली बदली लग रही थी, जैसे ये जगह अब मुझसे कुछ मांग रही हो जो मैं देना नहीं चाहती थी। घर पहुंची तो दिल पहले ही बोझल था। मैंने हिम्मत करके माँ बाप को बताया तो घर का माहौल एकदम बदल गया। माँ के चेहरे पे फिक्र नुमाया हो गई और बाप खामोश होकर बैठ गए। माँ ने परेशान होकर कहा कि ये तो बड़ी बुरी बात है, सारी सारी रात तुम घर से बाहर रहोगी, लोग क्या कहेंगे? अगर रिश्तेदारों को पता चल गया तो क्या होगा? मैं जानती थी कि उनकी बातें गलत नहीं थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने खुद को संभाला और कहा, रिश्तेदार हमारे घर में राशन नहीं लेके आते, हम क्यों उनकी बातों का बोझ उठाएं? जो हो रहा है होने दें। घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। माँ की आंखों में फिक्र थी, बाप के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि जब तक तुम बाहर रहोगी हमें नींद नहीं आएगी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं भी कहाँ सोती हूँ, वहाँ काम ही करना होता है। लेकिन ये बात कहते हुए मेरे दिल के अंदर एक खौफ भी मौजूद था जिसे मैं जाहिर नहीं करना चाहती थी। रात का तस्वुर ही मुझे बेचैन कर रहा था। खाली सड़कें, सुनसान रास्ते और अस्पताल की लंबी राहदारियां, सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा था। लेकिन मजबूरी का नाम जिंदगी था। मैं जानती थी कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो मेरे लिए दोबारा खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने खुद को समझाया कि जब इंसान किसी के लिए काम करता है तो उसे अपने नखरे छोड़ने पड़ते हैं। वहाँ सिर्फ हुक्म चलता है और उसे मानना पड़ता है। उस रात मैं देर तक जागती रही, छत को देखती रही और दिल में यही सोचती रही कि एक नया इम्तिहान है जिससे मुझे गुजरना ही पड़ेगा, चाहे दिल माने या ना। अब मुझे रात के टाइम जाना पड़ता था और सुबह के 8 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती थी। और रात से मतलब सिर्फ अंधेरी रात नहीं था, बल्कि मेरी ड्यूटी शाम ढलते ही शुरू हो जाती थी, जब सूरज की रोशनी मध्यम पड़ने लगती और अस्पताल की लाइटें एक एक करके जल उठती थी। उसी वक्त से मेरा इम्तिहान शुरू हो जाता था। नाइट ड्यूटी का यही मसला था कि इसमें शाम का काम भी शामिल होता था, रात का भी और सुबह का भी। एक ही इंसान 3 वक्तों का बोझ उठाता था और जिस्म जैसे हर लम्हे थकन से भर जाता था।
ये अस्पताल मुकम्मल सरकारी नहीं था, लेकिन उसमें आधा निज़ाम सरकारी अस्पताल जैसा था। इसलिए यहाँ ऐसे लोग भी आते थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके अंदाज में सख्ती होती थी और बात करने का तरीका भी अक्सर तल्ख होता था। वो हर छोटे काम के लिए नर्स को आवाज़ देते। पानी चाहिए, दवाई या कोई और मामूली चीज़, सब कुछ नर्स के ज़िम्मे डाल देते। रात के वक्त अस्पताल का माहौल बदल जाता। दिन की भागम दौड़ कम हो जाती, लेकिन खामोशी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती। लंबी राहदारियां सुनसान हो जाती और दूर कहीं किसी मरीज के कराहने की आवाज़ उस खामोशी को तोड़ देती थी। मेरे साथ जिन नर्सेस की ड्यूटी होती थी वो अक्सर थक के सो जाती। वो अपने बेड पे लेट जाती और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती, जैसे उन्हें किसी चीज़ की फिक्र ना हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती थी। मुझे हमेशा ये ख्याल सताता था कि ये काम अमानत है। अगर मैं सो गई और किसी मरीज को ज़रूरत पड़ गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। इसलिए मैं पूरी रात जागती रहती थी। एक बेड से दूसरे बेड तक जाती, मरीजों को देखती, उनकी हालत पे नज़र रखती और अपने दिल को मजबूत रखने की कोशिश करती। जब सुबह होती और मेरी शिफ्ट खत्म होती तो जिसम ऐसा लगता था जैसे किसी ने सारी ताकत निचोड़ ली हो। मैं थके कदमों से घर वापस आती, लेकिन असल मुश्किल तो वहां शुरू होती। घर में दिन का वक्त होता, सब लोग जाग रहे होते, कोई बात कर रहा होता, कोई काम में लगा होता। ऐसे माहौल में नींद आंखों से कोसों दूर हो जाती थी। मैं बिस्तर पे लेटती जरूर थी, लेकिन आंखें बंद करने के बावजूद दिमाग जागता रहता था। मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने वाली है। जिस्म कमजोर होता जा रहा था, जहन हर वक्त बोझल रहता था। इसी दौरान एक और मसला मेरे साथ जुड़ गया। मुनीब की भी नाइट ड्यूटी लग गई थी। वो मेडिकल स्टोर पे अकेला बैठा होता और जब भी किसी मरीज के लिए दवाई लेनी होती तो मुझे उसके पास जाना पड़ता। हर बार उसके सामने जाना मेरे लिए एक अजियत बन चुका था। मैं कोशिश करती थी कि कम से कम बात हो, लेकिन काम की वजह से सामना हो ही जाता था। एक रात जब मैं दवाई लेने गई तो उसने हिम्मत करके दोबारा बात की। उसकी आवाज़ पहले से मुख्तलिफ थी। उसमें संजीदगी थी। उसे कहा कि मैं बुरा आदमी नहीं, शायद मैंने पहले बात सही नहीं की। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के मैं कुछ लम्हे खामोश रही। मेरे दिल में कई ख्यालात एक साथ उभरे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और साफ अल्फाज में कहा कि अगर तुम ये सब चाहते हो तो समझो कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। मैं उसे ये समझाना चाहती थी कि मैं किसी भी हाल में उससे शादी नहीं कर सकती, चाहे उसकी नीयत अच्छी हो या बुरी। मेरे लिए ये रास्ता मुमकिन नहीं। इसके बाद मैंने उससे मजीद बात नहीं की और जल्दी से वहां से वापस आ गई। लेकिन उसके अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहे। मैं पूरी रात अपने काम में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती थी, ताकि किसी और चीज़ के बारे में ना सोचूं, और हर गुजरते लम्हे के साथ यही दुआ करती थी कि जल्दी से मेरी नाइट ड्यूटी ख़त्म हो जाए और मैं इस अजियत से बाहर निकल सकूं। उस बीच फिर से मुझसे मुनीब ने बात की और इस दफ़ा हालात कुछ और थे। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। अस्पताल की राहदारियां सुनसान थीं। लाइटों की मध्यम रोशनी दीवारों पर फैल रही थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं एक मरीज के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर की तरफ गई तो वो वहाँ अकेला बैठा था। उसके सामने काउंटर पर कुछ फाइलें रखी थीं और वो खामोशी से उन्हें देख रहा था, जैसे किसी सोच में गुम हो। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई उसने सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। मैंने कोशिश की कि बस अपना काम करूं और वापस चली जाऊं, लेकिन उसने इस बार खुद को रोका नहीं। उसे बात दोबारा शुरू की। उसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा जिद थी, जैसे वो अपने दिल की बात किसी भी तरह कह देना चाहता हो। उसे कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम क्यों समझ नहीं रही हो। उसकी ये बात सुनते ही मेरे अंदर जमा सारा गुस्सा एकदम बाहर आ गया। मुझे लगा जैसे वो मेरी बात को संजीदगी से ले ही नहीं रहा, जैसे मेरी खामोशी को वो मेरी कमजोरी समझ बैठा हो। मैंने फौरन सख्त लहजे में उसे जवाब दिया और कहा, तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरे अल्फाज तेज थे, आवाज भी ऊंची थी। उस सुनसान रात में मेरी आवाज जैसे दीवारों से टकरा के वापस आ रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे खुद भी एहसास हुआ कि बात बढ़ सकती है। अभी कुछ कहने लगा और यूं हमारे दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई। लेकिन ये सब चंद लम्हों तक रहा, क्योंकि उसने अचानक खुद को रोक लिया। अस्पताल में उस वक्त कोई जाग नहीं रहा था, बाकी सब अपनी जगहों पे सो रहे थे। अगर कोई जाग रहा होता तो यकीनन एक तमाशा बन जाता। लोग जमा हो जाते और बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती, लेकिन उसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। उसे ना तो बदतमीजी की, ना कोई हद पार की। वो एकदम खामोश हो गया। उसे नजरें झुका ली और जैसे अपने अल्फाज को वहीं रोक दिया। उसकी ये खामोशी मेरे लिए गैर मुतवक्के थी। मैंने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर बगैर कुछ कहे अपना काम उठाया और वहां से वापस आ गई।
वापस जाते हुए मेरे कदम तेज थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जहन में एक ही बात घूम रही थी कि मामला अब सीधा नहीं रहा। कुछ न कुछ होने वाला था जिसका मुझे अभी अंदाजा नहीं था। अब तो मुझे लग रहा था कि नाइट ड्यूटी खत्म होगी तो मेरी जान छूटेगी। घर वाले भी बातें करते थे, रिश्तेदारों को भी पता चल गया था कि जवान लड़की रात रात भर घर से बाहर रहती है और मुनीब का भी सामना करना पड़ता था। वही बात हुई कि चलो 1 महीना गुजर गया, मेरी नाइट ड्यूटी खत्म हो गई। उस रात जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। अस्पताल की इमारत पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रही थी, जैसे एक लंबी थकन के बाद वो भी खामोश हो गई हो। मैंने अपना बैग उठाया और एक गहरा सांस लिया। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी कैद से रिहाई मिली हो। मैंने सोचा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं वापस अपनी पुरानी रूटीन में आ जाऊंगी। दिन में काम, रात को सुकून की नींद। ये 1 महीना जैसे एक लंबा ख्वाब था जो अब खत्म होने वाला था। बाहर निकली तो रात की हवा ठंडी थी, सड़कें खाली थीं। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और रोशनी के खंभे अपनी मध्यम रोशनी के साथ सड़क को सहारा दे रहे थे। मैंने अपने फ़ोन से उबर बुक की क्योंकि उस वक्त कोई बस या रिक्शा लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। चंद मिनट बाद गाड़ी आके रुकी। मैंने बगैर ज़्यादा गौर किए दरवाज़ा खोला और पीछे बैठ गई। मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जल्दी से घर पहुंचूं और सुकून से सो जाऊं। गाड़ी चलने लगी। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैंने सर सीट के साथ टिका दिया और आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन थकन के बावजूद नींद आंखों में नहीं आ रही थी। चंद लम्हों बाद मुझे महसूस हुआ कि ड्राइवर बार बार अगले शीशे से मुझे देख रहा है। उसकी नज़रें बार बार मेरे चेहरे पर रुकती थी और फिर फौरन सामने हो जाती। पहले मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन कुछ देर बाद उसका अंदाज वाजे होने लगा। वो जानबूझ के मुझे देख रहा था, उसकी नज़रें सीधी नहीं थीं। मैंने हल्का सा सर उठा के सामने देखा तो उसकी हरकतें और भी अजीब होने लगीं। उसका लिबास बेतरतीब था। उसे बहुत छोटा सा कच्छा पहन रखा था जो वाज़ेह नज़र आ रहा था। यह मंजर मेरे लिए इंतहाई नागवार था। मेरे दिल में एक बेचैनी पैदा होने लगी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और नजरें हटा ली, लेकिन वो बार बार शीशे से मुझे देखता रहा। गाड़ी भी वो गैर मामूली तौर पे आहिस्ता चला रहा था, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी ना हो। सड़कें खाली थीं और इर्द गिर्द अंधेरा फैला हुआ था। कभी कभार कोई दूर की लाइट नजर आ जाती, लेकिन ज्यादातर रास्ता सुनसान था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोच रही थी कि उसे कुछ कहूं के सामने देख के गाड़ी चलाए, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। एक अनजाना खौफ मुझे खामोश रखे हुए था। कुछ देर बाद उसकी हरकतें मजीद बुरी हो गईं। उसे नाजेबा हरकतें शुरू कर दी, साथ साथ मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी चीज थी जिसने मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। अचानक उसे गाड़ी एक तरफ रोक दी। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा और सुनसानी। मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक था। उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं किसी खतरनाक सूरत हाल में फंस चुकी हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई और दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मैंने घबरा के उसे कहा, दरवाज़ा खोलो, लेकिन उसे मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें अब भी मेरी तरफ थीं और उसके चेहरे पे एक अजीब सा तासुर था। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचने की कोशिश की, लेकिन लॉक मजबूती से बंद था। मैं इधर उधर देखने लगी, शायद कहीं से कोई मिल जाए, लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे अंदर खौफ बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा आज मेरी इज्जत खतरे में है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ गाड़ी के अंदर गूंज रही थी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। उसे जिस जगह गाड़ी रोकी वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। ना कोई घर, ना कोई दुकान, ना कोई गुजरने वाला। मैं मुसलसल चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ गाड़ी की बंद फिजा में कैद होकर रह गई। आवाज़ बाहर भी नहीं जा रही थी। वो ड्राइवर नशे में था, उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके चेहरे पर एक वहशी सा तासुर था। वो बुरी बुरी हरकतें कर रहा था और अब अपनी सीट से हिल के पीछे की तरफ बढ़ने लगा, मेरी तरफ आने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांस रुकने लगी। मैंने खुद को समेट लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं उस लम्हे को देखना ही ना चाहती हूँ। जैसे अगर मैं ना देखूं तो शायद ये सब रुक जाए। गाड़ी के अंदर घुटन बढ़ती जा रही थी। बाहर मुकम्मल अंधेरा था और अंदर खौफ का साया फैल चुका था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ टूट के बिखर गया हो। अगले ही लम्हे शीशा चकनाचूर होके हर तरफ बिखर गया। ठंडी हवा एकदम अंदर आई और मेरे चेहरे से टकराई। मैंने चौंक के आंखें खोली तो एक मजबूत हाथ उस ड्राइवर के गिरेबान में जकड़ा हुआ था। उसे जोर से बाहर खींचा जा रहा था। उस शख्स ने जरा भी परवाह नहीं की कि शीशे के टुकड़े उसके हाथ में चुभ सकते हैं या उसे चोट लग सकती है। और ड्राइवर एकदम बेबस हो गया।
उसे घसीट के बाहर निकाला गया और वो लड़खड़ा के ज़मीन पे गिर पड़ा। उसी लम्हे दूसरे हाथ से मेरी साइड का दरवाज़ा खोला गया और एक मानूस आवाज़ सुनाई दी, जल्दी बाहर निकलो। मैंने बाहर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मुनीब था। उसका चेहरा संजीदा था, आंखों में गुस्सा और फिक्र दोनों नजर आ रहे थे। उसे उस ड्राइवर को मजबूती से दबोच रखा था, जैसे उसे छोड़ने का इरादा ही ना हो। मैं तेजी से गाड़ी से बाहर निकली। मेरे हाथ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मुनीब ने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, पुलिस को कॉल करो। उसकी आवाज में जल्दी थी और एक अजीब सी मजबूती भी थी। मैंने फौरन फोन लिया और कांपते हाथों से 15 पे कॉल कर दी। मेरी आवाज़ लरज रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी बात मुकम्मल की। किस्मत से पुलिस की गाड़ी उसी इलाके में गश्त कर रही थी। चंद ही लम्हों में दूर से नीली लाइट्स नजर आईं और वो गाड़ी हमारे करीब आके रुक गई। दो पुलिस वाले जल्दी से बाहर निकले। उन्होंने सूरत हाल देखी और फौरन उस ड्राइवर को काबू में लिया। वो अभी भी नशे में था, उसकी हालत खराब थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हमने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने गौर से उसके कपड़े और हालत को देखा और कहा कि ये नशे में है और इसी हालत में गाड़ी चला रहा था और नाजेबा हरकतें कर रहा है। उन्होंने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी को भी अपनी तहवील में ले लिया। इसके बाद उन्होंने हम दोनों का बयान लिया। मैं अभी तक खौफ के असर में थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल के सब कुछ बताया। कुछ देर बाद उन्होंने हमें जाने की इजाज़त दे दी। मुनीब मुझे वापस हस्पताल ले आया। रास्ते भर खामोशी थी। मेरे दिल में अभी भी खौफ की लहर मौजूद थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था कि मैं महफूज हूँ। अस्पताल पहुंच के उसने मेरी तरफ देखा और नरमी से पूछा, तुम ठीक हो? कोई मसला तो नहीं? मैंने हल्के से सर हिलाया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गई हूँ। उसे फौरन मेरे लिए पानी लाया। मैंने कप थामा और चंद घूंट लिए। मेरे हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ देर बाद वो मेरे लिए जूस ले आया। मैंने खामोशी से ले लिया और उसकी तरफ देखा। तब मेरी नज़र उसके हाथ पे पड़ी। उसके हाथ से खून निकल रहा था। शीशे के टुकड़ों ने उसे जख्मी कर दिया था। मैंने फौरन अपना सामान निकाला और उसके हाथ की पट्टी करना शुरू कर दी। ये पहली बार था कि मैंने किसी मर्द का हाथ इस तरह पकड़ा था, और वो भी उस मर्द का जो मुझसे शादी करना चाहता था। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, ना समझ आने वाली, ना बयान होने वाली। उसका हाथ गर्म था और जख्मी भी। मैं एहतियात से पट्टी कर रही थी और वो खामोशी से मुझे देख रहा था। पट्टी मुकम्मल होने के बाद उसे धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने फौरन इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं सुबह चली जाऊंगी। मैं घर वालों से कह दूंगी कि आज भी ड्यूटी है। अगर अभी इस हालत में गई तो वो घबरा जाएंगे। उसे सर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने अपने आप को बचाया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम तो समझोगी नहीं ना। खैर, कोई बात नहीं। उसकी बात सुन के मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी जो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मैंने उस रात बाकी वक्त अस्पताल में गुजारा। अपने काम में खुद को मसरूफ रखा ताकि जहन को किसी तरफ न जाने दूं। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी तो मैं थके कदमों के साथ घर की तरफ रवाना हो गई। दिल में एक नया बोझ भी था और एक नया एहसास भी, जिसे मैं अभी समझने की कोशिश कर रही थी। जिंदगी फिर से रूटीन पे आ गई। 4 दिन गुजर गए थे। अस्पताल की वो खौफनाक रात जैसे पीछे रह गई। मैंने खुद को काम में लगा लिया और कोशिश करती थी कि इस सब के बारे में कम सोचूं। एक दिन मैंने चिकन पुलाव बनाया, घर में सबके लिए भी, और दिल में अचानक ख्याल आया कि मुनीब के लिए भी ले जाऊं। वो जिस तरह उस रात मेरी मदद के लिए आया, उसके बाद मेरे अंदर उसके लिए एक अलग एहसास पैदा हो गया था। मैं अस्पताल पहुंची और सीधा उसके पास गई। वो मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ था। मैंने खाना उसके सामने रखा। वो थोड़ा हैरान हुआ और मेरी तरफ देख के बोला कि ये सब क्यों लाई हो? मैंने हल्के से कहा, तुमने मेरी जान और इज्जत बचाई, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करने के लिए ये लेके आई हूँ। उसे पुलाव की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। उसे एक लुकमा लिया और कहा कि बहुत अच्छा बनाया है तुमने ये पुलाव। काश मेरे नसीब में होता, मैं रोज तुमसे बनवा के खाता। उसकी बात सुन के मेरे चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसे देखा और हंसते हुए कहा कि फिर भेज दो अपने घर वालों को मेरे पास। वो एकदम हैरान हो गया और कुछ लम्हे मुझे देखता रहा। फिर उसने कहा, क्या वाकई? मैंने फौरन कहा कि हाँ, मेरे घर भेज दो, रिश्ता देके। उसके चेहरे पे खुशी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसके साथ हैरत भी थी। वो जैसे यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं ये बात संजीदगी से कह रही हूँ। फिर उसने कहा कि और जो तुम कह रही थी कि तुम्हारे घर वाले बुरा समझेंगे? मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, बुरा समझते हैं तो समझें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनते ही उसके चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो फौरन अपनी जगह से उठा और जैसे उसके अंदर सब्र खत्म हो गया हो,
उसे उसी दिन अपने घर फ़ोन कर दिया। कुछ देर बाद उसके घर वालों की बात हुई और फिर मेरे घर भी बात पहुँच गई। उसने अपने अम्मी-अब्बू को बताया कि वो मेरा रिश्ता लेके आना चाहते हैं। मेरे अम्मी-अब्बू भी हैरान हुए, लेकिन साथ ही खुश भी थे क्योंकि अब मामला इज़्ज़त और संजीदगी के साथ सामने आ रहा था। कुछ दिनों के बाद उसके घर वाले हमारे घर आए। माहौल में एक संजीदगी थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। दोनों तरफ बातचीत हुई और सब कुछ एक अच्छे अंदाज में तय होने लगा। मैं खुद भी हैरान थी कि जो चीज़ कभी सिर्फ एक ख्वाब लगती थी, वो इतनी तेज़ी से हकीकत बन रही है, जिससे किस्मत ने खुद सब कुछ तरतीब दे दिया हो। 2 महीनों के अंदर अंदर ना सिर्फ हमारी बात पक्की हुई, बल्कि हमारा निकाह भी हो गया। निकाह के दिन एक अजीब सा सुकून था, जैसे ज़िंदगी ने अपने सब बोझ एक तरफ रख दिए हों और अब एक नया सफ़र शुरू हो रहा हो। कुछ ही वक़्त बाद रुखसती भी हो गई और मैं अपने नए घर आ गई, जहाँ से मेरी नई ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ हो रहा था। मुझे अब भी ये सब ख़्वाब सा लगता था कि इतनी मुश्किलों के बाद सब कुछ इतनी आसानी से कैसे बदल गया। लेकिन ये हकीकत थी कि ज़िंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ ले लेती है, जहाँ लगता है कि सब कुछ अचानक हो गया है और इंसान सिर्फ़ देखता रह जाता है। हम लोग एक साथ बहुत खुश हैं। ज़िंदगी अब पहले से बिल्कुल बदल चुकी है। पहले जो दिन सिर्फ थकन और खौफ में गुजरते थे, अब वो दिन सुकून और इत्मीनान में बदल गए हैं। मुनीब के साथ हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है और हर रात एक पुरसकून इख्तिताम पे ख़त्म होती है। पहले हम लोग उसी अस्पताल में काम कर रहे थे, वहाँ की यादें अब भी मेरे जहन में मौजूद हैं। वो लंबी राहदारी, वो मरीजों की आवाज़ें, वो नाइट ड्यूटी की थकन, सब कुछ अब एक पुरानी बात लगती है, लेकिन उस वक्त वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। इसके बाद मुनीब ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। वो दिन रात मेहनत करता है और वो अब बहुत अच्छे पैसे कमाता है। उसकी मेहनत ने उसे एक अलग मकाम दिया है। उसे देख के हमेशा खुश होती हूँ कि उसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। उसे मुझे शुरू से ये कहा था कि अगर तुमने काम करना है तो करो, अगर नहीं करना तो बेशक ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालूँगा। ये बात मेरे दिल को बहुत सुकून देती है, क्योंकि पहले मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ मजबूरी थी। मैंने सोचा और फिर फैसला किया कि मैं अब काम नहीं करना चाहती, क्योंकि अस्पताल की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। वहाँ का दबाव, वहाँ की रातें, वो खौफनाक तजुर्बात अब भी मेरे ज़हन में कहीं-कहीं मौजूद थे। मैंने खुद से कहा अब मैं आराम से रहूँगी। मैंने घर को सँभालना शुरू किया। घर का माहौल मेरे लिए एक नया सुकून बन गया। सुबह उठ के घर के काम करना, खाना बनाना, घर को समेटना, ये सब चीज़ें अब मुझे अच्छी लगने लगीं। पहले जो काम बोझ लगता था, अब वही मेरा सुकून बन गया। मुनीब की अम्मी और अब्बू बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे शुरू से बेटी की तरह रखा है। उनके रवैये में कभी कोई फ़र्क नहीं आया। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं उनकी बहू हूँ, बल्कि हमेशा ऐसा लगा कि मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। मुनीब के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही है। वो हर बात में मेरा ख़्याल रखता है, वो मेरी छोटी-छोटी बातों को समझता है और कोशिश करता है कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। हम दोनों के दरमियान अब एतमाद भी है और मोहब्बत भी है। कभी-कभी हम दोनों बैठ के पुरानी बातें याद करते हैं। वो नाइट ड्यूटी वाले दिन, वो खौफनाक रातें और वो लम्हे जब हम एक दूसरे के सामने खड़े थे और ज़िंदगी ने हमें एक मोड़ पे ला खड़ा किया था। अब वो सब बातें एक कहानी लगती हैं। मैंने ज़िंदगी में ये भी सीखा है कि इंसान के साथ सब कुछ अचानक नहीं होता, लेकिन कभी-कभी किस्मत बहुत तेज़ी से बदल जाती है और वो रास्ता दिखा देती है जो हमें पहले नज़र नहीं आ रहा होता। पहले मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात हैं, लेकिन अब समझ गई हूँ कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी ज़रूर आती है, बस इंसान को सब्र करना पड़ता है। मुनीब के साथ रहते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि अगर इंसान को सच्चा साथी मिल जाए, तो ज़िंदगी का हर दर्द हल्का हो जाता है, हर मुश्किल छोटी लगने लगती है और हर दिन एक नई खुशी लेके आता है। सुबह जब मैं घर के काम करती हूँ, तो अक्सर मुझे देख के मुस्कुराता है और कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया है। उसकी ये बात मेरे दिल को सुकून देती है। मैं महसूस करती हूँ कि मैं वाक़ई एक अच्छी जगह हूँ। हमारे घर में सुकून है, कोई शोर नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस एक सादा-सी ज़िंदगी जिसमें मोहब्बत है, समझ है, एक-दूसरे का ख़्याल है। मैं अक्सर खिड़की के पास खड़ी होके बाहर देखती हूँ, तो मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती है। मैं शुक्र करती हूँ कि मैं इस मकाम तक पहुँची जहाँ मैं अब हूँ। सच कहते हैं, जिस इंसान से आप शादी करें, अगर वो आपसे मोहब्बत करता हो, तो फिर ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रती है। और मैंने ये बात अपनी ज़िंदगी में महसूस की है कि मोहब्बत सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं होती, बल्कि एक एहसास होता है जो हर दिन को खूबसूरत बना देता है। अब मेरी ज़िंदगी में ना खौफ़ है, ना परेशानी है, सिर्फ़ सुकून है और एक ऐसा रिश्ता है जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी है। मैं वाक़ई इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। ये बात मैं दिल से महसूस करती हूँ। पहले जब मैं नर्स थी, तो मेरी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। लोग मेरे बारे में तरह-तरह की बातें करते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, मेरी इज्जत पे सवाल उठाते थे, लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। अब वही लोग जो पहले मेरे खिलाफ बातें करते थे, अब मेरी किस्मत पे रश करते हैं।
वही रिश्तेदार जो मुझे कमतर समझते थे, अब खामोशी से मेरी ज़िंदगी को देखते हैं और हैरान होते हैं कि मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी कैसे हो गई। मैं जब भी अपने माज़ी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक और ज़िंदगी थी, जहाँ सिर्फ़ जद्दोजहद थी, अकेलापन था। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में सुकून है, मोहब्बत है, इज़्ज़त है। मुनीब ने मेरी ज़िंदगी को वो मकाम दिया है जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। वो मेरे साथ हर हाल में खड़ा रहता है, मुझे हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता है। उसकी मौजूदगी ने मुझे मुकम्मल कर दिया है। अब मैं जब घर के दरवाजे के अंदर खड़ी होती हूँ तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, क्योंकि ये वो घर है जहाँ मुझे इज़्ज़त भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है और समझ भी मिलती है। पहले लोग मेरी नाइट ड्यूटी और मेरे काम पे तंज करते थे, लेकिन अब वही लोग कहते हैं कि किस्मत वाकई बदल गई और बाज़ लोगों को अल्लाह बहुत बेहतर ज़िंदगी अता करता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वक़्त कैसे इंसान की हालत बदल डालता है। जो लोग पहले बातें करते थे, अब वही मुझे इज़्ज़त से देखते हैं और ये सब देख के मुझे सिर्फ़ एक एहसास होता है कि मैं वाक़ई खुशकिस्मत हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में कोई खौफ़ नहीं, परेशानी नहीं, बस सुकून है और एक ऐसा रिश्ता जिसने वो मकाम दिया, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था।